नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका केमिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर ये आता है। तो यहाँ पर देखो रासायनिक अभिक्रिया लिखा है, एक शब्द आया रासायनिक, ठीक है। आप देखते होंगे हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारे जो है वो परिवर्तन होते रहते हैं, और परिवर्तन जो होते हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन कोई बता सकता है क्या? पहले भी आप लोग कक्षा में पढ़े होंगे कि भौतिक क्या परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन क्या है, कोई बताएं? चलो हाँ बताओ बेटा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, जैसे कागज का जलना, कांच का टूटना। नहीं, कागज का जलना तो नहीं, कागज का टूटना ठीक है, ठीक है। हाँ, तो वो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। इसने कहा कि जिसमें कोई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसके कण वही रहते हैं, तो वो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। और दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन का कोई और कुछ उदाहरण बता सकता है? जैसे मान लीजिए ये आपकी चेयर है, किससे बनी है? लकड़ी से। तो लकड़ी या पेड़ से जो है ये चेयर बनी है, तो पेड़ तो परिवर्तित होकर उसका नया ये रूप आ गया उस लकड़ी का, तो इसमें कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसके गुणों में तो है तो लकड़ी ही ना, उसके गुणों में कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ ना, तो कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन में चीज ही एकदम अलग से हो जाती है, कुछ नया पदार्थ बन जाता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया उनके पदार्थों के बीच में हो जाती है, और उसमें जो परिवर्तन होता है वो मतलब उसको उस वस्तु को पुनः वापस उसी अवस्था में नहीं किया जा सकता है, और उसका मूल जो है जो पदार्थ है उसके गुण जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लीजिए गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया, आप दूध को खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फट गया दूध, तो ये इसका जो है इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो गई, चेंज हो गया ना, वो खट्टा हो जाता है, अलग हो जाता है, तो क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, मतलब पाचन की क्रिया हो रही है, तो अंदर जो क्रिया होती, खाया तो हमने भोजन, ठीक है, अंदर जब वो पचता है और पचने के बाद जो है वो कुछ गैसें निकलती हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, तो वो कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हुआ ना। तो यहाँ पर देखो इन सभी परिस्थितियों में आरंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है, और यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन आप समझ गए कि क्या है रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो 4 चीज़ें उसकी हो सकती हैं, या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ठीक है, और गैस अगर निकली है, किसी गैस का उत्सर्जन हुआ है, और तापमान में परिवर्तन हुआ है, तो वो परिवर्तन क्या हो जाएगा कि कोई ना कोई इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है और वो परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, क्रियाकलाप दिया गया है, ये दिख रहा है आपको। इसमें क्या किया गया है? मैग्नीशियम रिबन ले लिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या है आपका? मैग्नीशियम का रिबन ये लिया हुआ है, और मैग्नीशियम रिबन को क्या किया है? ये, ठीक है, ये यहाँ पे इसमें चिमटी में फंसा हुआ है मैग्नीशियम रिबन, और उसको जलाया गया है, ठीक। जब उसको जलाया गया है बर्नर की सहायता से, बर्नर दिख रहा है, उसको दहन कर दिया गया है। अब यहाँ पर जब मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं तो उसको थोड़ा सा साफ कर लिया जाता है, ताकि जो है क्यों साफ किया जाता है? ताकि पहली बात तो उससे धूल मिट्टी हट जाए, दूसरी बात ये कि उसमें ऊपर अगर कोई परत जमी है तो साफ हो जाए, और मैग्नीशियम डायरेक्ट जो है वो वायु के संपर्क में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर उसको साफ करके जब जलाया गया तो यहाँ पर एक जो है वो सफ़ेद कलर का जो है वो पदार्थ इकट्ठा हुआ, जिसे क्या कहा गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा गया, या ये जो है एक राख टाइप की जो है वो बनी, इसका दहन जब हुआ, ठीक है। लिखा है कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, और जो ये चूर्ण है वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। तो यहाँ पर देखो ये जो अभिक्रिया हो रही है, ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि ये मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लिया, और कुछ उसमें रासायनिक गुणों में उसको परिवर्तन होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसी तरीके से देखो एक चीज़ और दी हुई है, हाँ ये देखो यहाँ पर जो है हमने क्या लिया है? जिंक लिया
लिया, दानेदार जस्ता लिया है, उसमें क्या किया है, तब सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया है। जब आप जिंक के टुकड़े जैसे मान लीजिए हमने लिए या जस्ते के टुकड़े लिए ना, तो उस पर जब हमने सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, तब सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, तो आप जब उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देखेंगे कि उसमें धीरे धीरे करके जो है वो बुलबुले से उठेंगे और वो कण जो हैं, जो जस्ते के कण हैं, वो क्या होंगे, छोटे होते जाएंगे। एकदम ऐसा लगेगा जैसे धीरे धीरे करके वो कम होते जा रहे हैं, घुलते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं और ऊपर बुलबुले से दिखेंगे। तो वहाँ पर आप जो बुलबुले निकल रहे हैं, जब उस चीज़ को टेस्ट करेंगे कि भाई किस चीज़ के बुलबुले हैं, बुलबुले निकलना मतलब गैस निकल रही है कोई ना कोई। तो जब वो गैस आपने चेक किया तो वो कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस जो थी वो निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये भी एक प्रक्रिया हुई, इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और ये का एक कौन सा परिवर्तन हो जाएगा आपका, रासायनिक। तो यहाँ पर देखिए हम भौतिक परिवर्तन की बात नहीं करेंगे, केवल जस्ता क्या होता है? जस्ता जिंक एक धातु होती है, जैसे सोना चांदी, उसी तरह से जिंक जो है, जस्ता जो है क्या है, एक मेटल है, धातु है, उसके छोटे छोटे से टुकड़े लिए। ठीक है, आप कई बार देखते हैं कि जब लोहे को नमी वाली जगह पे जो है खुला छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर जो है वो जंग लग जाती है, लग जाती है ना, काला काला सा हो जाता है। तो उसके भी इसका मतलब है कोई ना कोई अभिक्रिया हो गई है। किससे अभिक्रिया हुई, हमने किसी उसमें कुछ चीज़ तो डाला नहीं है, तो यानी कि वहाँ पर जो वायु में नमी जो उपस्थित थी उसके साथ जो है वो अभिक्रिया करके वो ऊपर जो है वो एक जंग की जो है वो परत बन जाती है। तो यहाँ पर अब हम रासायनिक परिवर्तन आपने समझ लिया, कुछ न कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर रासायनिक जो परिवर्तन हुए हैं, रासायनिक जो परिवर्तन हो रहा है उसमें कुछ अभिक्रिया जो होती है उसको जो है अगर हम शब्दों में लिखें, शब्द समीकरण के रूप में लिखेंगे तो थोड़ा सा वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो उसके लिए जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया कि हम उसको किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें। उस जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसको क्या कहा गया, रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया जो हुई है उसका जो अगर हम विवरण करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाता है और इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। जैसे कि अब हमने जो मैग्नीशियम की जो रिबन लिया था तो हमने ये मैग्नीशियम लिया, ठीक, उसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है, जो हमने जलाया उसको काफी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया उत्पाद के रूप में। तो यहाँ पर जो है इसको हमने जो लिखा है तो ये शब्द समीकरण के रूप में लिखा है। इसको जो है जब हम कुछ इंडिकेटर के रूप में लिखेंगे या क्या कहा जाए कि प्रतीक के रूप में लिखेंगे तो ये और शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा और उसे क्या कहा जाएगा, रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। यहाँ पर देखो ये वही लिखा जो हमने क्रियाकलाप किया था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन जो है वो जलता है और सफ़ेद कलर के मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्रिया की हुई और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर जब भी लिखा जाता है तो जिसके साथ में जो अभिक्रिया हो रही है उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, प्लस का चिन्ह दिख रहा है आपको। और दूसरी तरफ जो है जो उत्पाद आपका जो चीज़ बन रही है, जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो बन रहा है उसको तीर का चिन्ह लगा करके दूसरी तरफ लिखा जाता है, यानी राइट हैंड साइड पे उसको लिखा जाता है। और यहाँ पर जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसको अभिकारक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो चीज़ हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, सबको समझ में आया? तो यहाँ पर देखो यही चीज लिखा है कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है और इन्हें क्या कहा गया, अभिकारक, और एक नया पदार्थ बनता है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा गया, इसे क्या कहा गया, उत्पाद कहा गया। अब यहाँ पर जो आपका शब्द समीकरण है तो उसमें उनके मध्य में जैसे जो अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो तीर का चिन्ह लगा करके दिखाया गया है। और प्लस अगर अभिकारक ज़्यादा है, 2 अभिकारक है, 3 अभिकारक है, तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा करके जो है वो बाईं ओर यानी LHS की ओर लिखा जाता है। हमेशा जो अभिकारक रहेंगे उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा, जो उत्पाद रहेगा उसको राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। तीर का चिन्ह लगेगा बीच में, यानी जो बन रहा है उसके बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, तीर का चिन्ह लगेगा। और तीर का चिन्ह जो है वो ऐसा नहीं कि इस तरफ तीर का चिन्ह लग जाए, तीर का चिन्ह हमेशा इस तरफ ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तीर का चिन्ह जो है जो उसको
सिरा है, यानी जो निशान दिखेगा इधर तरफ तीर है तो उसका मतलब है दिखा रहा है कि इधर जो है वो उत्पाद जो है वो बना है, तो यानी कि उत्पाद की ओर ही जो है वो तीर का चिन्ह होगा। अब रासायनिक समीकरण को लिखना, तो रासायनिक समीकरण को जो है वो किस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब जो हमने शब्द समीकरण देख लिया उसको शब्दों में हमने लिख दिया है ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम रासायनिक संक्रिया जो भी हो रही है, ठीक है, उसको अगर हम सूत्र के रूप में जो है अगर लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैग्नीशियम का जो है संकेत क्या होता है, Mg, ठीक है, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का O2, ठीक है, यहाँ O नहीं लिखा जाता, हमेशा ऑक्सीजन को लिखा जाएगा तो O2 के रूप में ही लिखा जाएगा। तो मैग्नीशियम प्लस का चिन्ह लगाया और ऑक्सीजन हमने लिखा और इसके बाद जो उत्पाद बनाया वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है Mg, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका शब्द समीकरण, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, शब्द समीकरण। और इसी को क्या कहा जाता है, शब्द समीकरण जो है इसको इस तरीके से जो शब्द समीकरण नहीं, शब्द समीकरण तो वो था जो हमने शब्दों में लिखा था मैग्नीशियम प्लस, इसको कहा जाता है ढांचा रासायनिक समीकरण। क्या कहा जाएगा, ढांचा रासायनिक समीकरण, स्ट्रक्चर केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये समीकरण आपका लिखा जा रहा है, अब ये तो हो गया। अब यहाँ पर जब आप गौर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि Mg एक है, यहाँ पर भी एक है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यानी कि ये संतुलित कहा जाए नहीं है ना, इसको संतुलन की भाषा कहा जाए कि जितने इधर है और उतने ही इधर होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये कैसा समीकरण है, असंतुलित समीकरण है, असंतुलित है ना, संतुलित नहीं है, लेकिन ये क्या है, समीकरण है और रासायनिक समीकरण है। और इस समीकरण को क्या कहा जाएगा, ढांचा रासायनिक समीकरण। क्या कहा जाएगा, ढांचा रासायनिक समीकरण, हाँ, स्ट्रक्चर केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो संतुलित हो, ठीक। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो गया, तो ऐसा समीकरण समझ में आ गया। तो ये क्या है, मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण हो गया, ठीक। अब बात आती है संतुलित रासायनिक समीकरण की, और संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों जरूरी है और उसका क्या महत्व है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो भी उसमें पदार्थ भाग ले रहे हैं उनका जो द्रव्यमान होगा वो दूसरी तरफ भी होना चाहिए, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान नहीं बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ना ही जो है उसका निर्माण किया जा सकता है द्रव्यमान का, ना ही विनाश किया जा सकता है, ना ही हम एक्स्ट्रा उसमें कर सकते हैं, ना ही जो है हम उसको घटा सकते हैं। तो यहाँ पर कुल द्रव्यमान कहा जाए कि जो अभिकारक है वो जो है अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान है वो दूसरी तरफ उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ये है आपका जो है नियम, और इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहा जाएगा। यहाँ द्रव्यमान निश्चित रहता है। तो यहाँ पर देखो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए जो है कोई ढांचा समीकरण जिसको वो कहा गया है, ढांचा मतलब वही हो गया कंकाली समीकरण, है ना, नाम अजीब सा लग रहा है, मतलब कंकाल है, उसमें भी कोई बैलेंस नहीं है उसमें, ठीक है। तो उसको संतुलित करना भी आवश्यक है, क्योंकि जितना द्रव्यमान लेफ्ट हैंड साइड में होगा उतना ही द्रव्यमान जो है वो राइट हैंड साइड में होगा, जो अभिकारक भाग ले रहे हैं और जो उधर दूसरी तरफ उत्पाद बन रहा है। तो इसके लिए जो है उसको संतुलित करना बहुत ही ज़रूरी है। अब संतुलित करने के लिए भी जो है कई नियम हैं कि कैसे हम संतुलित कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे ही आपने ये वाला ही समीकरण लिया था, इसको संतुलित अगर मान लीजिए आपको करना है तो आप कैसे करोगे, तो इसलिए वो नहीं खुला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो संतुलित करना है, तो अब यहाँ पर Mg तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, O2 2 है, तो जो मैक्सिमम जो चीज़ है, ठीक है, तो उसको हम लेके चलेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, अगर यहाँ 1 है तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो मैग्नीशियम तो 2 हो गया और ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम 1 है ना, तो यहाँ मैग्नीशियम के आगे भी हम लोग क्या लिख देंगे, 2, तो यहाँ पर आपका 2 आएगा और यहाँ पर भी आपका 2 आएगा। सबको समझ में आया। तब ये क्या हो जाएगा, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो
बराबर हो गया। तो ये समीकरण कैसा कहलाएगा आपका? संतुलित रासायनिक समीकरण। सबको समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर परमाणुओं को जो है संतुलित करना बहुत जरूरी है, जो अभिकारक है और जो उत्पाद हैं। जैसे ये मान लीजिए एक शब्द समीकरण है। शब्द समीकरण मतलब उसको शब्दों में लिखा रहेगा। अब शब्द लिखे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल, तो बन गया क्या? जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन। ठीक है। इसको जब हम जो है शब्द समीकरण को जो है रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो जिंक को Zn से लिखा जाता है। ये प्रतीक चिन्ह आपको याद कराया गया था 9th में भी थे। तो ये कैपिटल, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, सेकंड लेटर जो होता है वो स्मॉल लेटर होता है। तो जिंक को Zn हो गया और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है SO4। तो जब अभिक्रिया हुई तो यहाँ पर इसमें जो है जिंक जो है वो SO4 के साथ में जुड़ जाएगा। हाँ दिखाओ। तो यहाँ पर जिंक जो है वो SO4 के साथ जुड़ गया, ZnSO4 बन गया और यहाँ पर H2 जो है वो अलग, उसको रिमूव कर दिया। तो ये कमजोर था तो उसको निकाल दिया, अलग हो गया। अब यहाँ पर दोनों ओर के जो है तत्वों की आप तुलना करिए। अब जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर एक Zn है, यहाँ पर एक Zn है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर भी H2 है, यहाँ SO4 है, ये SO4 है। तो यहाँ पर तुलना करने के लिए जैसे आपको समझ में आ रहा है ना, Zn कितना है? एक। तो यहाँ पर ये तुलना करके बताया गया। जो अभिकारक है Zn कितना है? उत्पाद में Zn कितना है? हाइड्रोजन 2 थे, उत्पाद में भी 2 थे। सल्फर की मात्रा कितनी थी? 1। इधर भी 1 थी। ऑक्सीजन 4 था, 4 था। ठीक है। यानी कि वो जो समीकरण है हमारा वो संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि उत्पाद और अभिकारक की मात्रा जो है वो बराबर है। तो यहाँ पर दोनों जो है संख्या समान है, इसलिए जो समीकरण है वो कैसा समीकरण है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है। कल जो है हम एक समीकरण लेके चलेंगे, जैसे ये वाला है जो कि असंतुलित है। कैसे असंतुलित है? यहाँ Fe है, यहाँ Fe3 है, यहाँ O है, यहाँ O4 है। इसका मतलब ये क्या है? संतुलित नहीं है। तो इसको कल हम देखेंगे किस तरीके से हम संतुलित करते हैं। तो संतुलन कैसे किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। कि संतुलित करिए, दिए गए समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक।